नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शहर बदल रहे हैं, ना सिर्फ इमारतों से बल्कि सोच से, और मध्य प्रदेश उसी सोच को नई रफ्तार देने की तैयारी में है। ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि एक रोड मैप था, जहां निवेश, नवाचार और नियोजन का संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से 12,360 करोड़ की योजनाएं घोषित की, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये योजनाएं शहरी जीवन को वास्तव में बदल पाएंगी। वर्तमान में शहर किन चुनौतियों से जूझ रहे हैं, भविष्य की संभावनाएं क्या हैं, क्या समाधान सुझाए गए, और सबसे बड़ा सवाल, इस ग्रोथ कॉन्क्लेव के नतीजे क्या रहे। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। मध्य प्रदेश में ग्रोथ की नई पटकथा लिखी जा रही है और इंदौर इसका मंच बना। ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 के नाम पर सरकार ने राजधानी से कारोबारियों को जोड़ा, 5 सेक्टर्स में 12,360 करोड़ के निवेश की घोषणाएं की और दावा किया कि इंदौर और प्रदेश शहरीकरण के नए मॉडल बनेंगे। 4 तकनीकी सत्र, सौगातों की बारिश, एमओयू का सैलाब और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संकल्प, मध्य प्रदेश बनेगा विकास का ग्लोबल डेस्टिनेशन। इंदौर की ग्रोथ कॉन्क्लेव में ई मोबिलिटी, डिजिटल लॉकर, इलेक्ट्रिक बसें, अफोर्डेबल हाउसिंग, मेट्रो, रोपवे जैसे नवाचारों की योजना साझा की गई। निवेशकों के लिए लैंड बैंक, सिंगल विंडो पोर्टल और संपूर्ण अनुमतियों की डिजिटल प्रक्रिया को भी एक मजबूत आधार बताया गया। ऐसे ये सोलर की कंपनी हमारी, ये बायो एनर्जी से लगभग 1200 करोड़ 12,000 लोगों 1200 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये 1,500 करोड़ की इंडस्ट्री। इसी प्रकार से शारदा ग्रुप ने 1,600 करोड़ का निवेश की बात कही। ये फर्टिलाइजर क्षेत्र में, जिसमें 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। आईबी सोलर 1,500 करोड़ का निवेश करेगी। इसमें भी एरोस्पेस और डिफेंस के सेक्टर में 2,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला। जीपीएस रिन्यूएबल के माध्यम से आर्य ग्रुप आया है, जिसने 1,250 करोड़ की 2,000 लोगों को रोजगार देने के लिए सोलर मॉड्यूल पे मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा। प्रदेश के शहरों में आबादी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक, कॉलोनियों में जल निकासी की कमी, झुग्गियों में बढ़ती भीड़ और बढ़ता वायु प्रदूषण, ये आज की सबसे बड़ी शहरी चुनौतियां हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे शहर विकास के केंद्र तो बन गए हैं, लेकिन इनका बुनियादी ढांचा अक्सर जवाब दे देता है। कांग्रेस ने इस पूरे कॉन्क्लेव पर सवाल उठाए और अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, इन्वेस्टमेंट को लेकर लंबे समय से विगत 20 वर्षों में भाजपा सरकार ने 40 से बड़े आयोजन कर लिए। इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, ग्रोथ कॉन्क्लेव कर रहे हैं, खूब सारा सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके इस तरीके के आडंबर और आयोजन आयोजित करते हैं, परंतु इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मध्य प्रदेश में 20 सालों में जितने इन्वेस्टर समिट किए, उसके बाद में मध्य प्रदेश में कितना पैसा आया, कितने उद्योग स्थापित हुए, कितना विकास हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिला। अगर रोजगार मिल रहा होता तो मध्य प्रदेश का युवा आज रोजगार के लिए प्रदेश से पलायन क्यों करता। नगरीय विकास परिषद ने जिस प्रकार से यहाँ पे काम किया, नगरीय प्रशासन मंत्रालय जो कार्य कर रहा है, इन्वेस्टर समिट कर रहा है, बाहर से लोगों को आमंत्रित कर रहा है, परंतु जो मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाले, महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यापारी हैं, वो कहीं ना कहीं दुखी हैं। रेरा के जो नियम है उसको लेकर परेशान है। संभावनाएं तभी साकार होंगी जब कुछ कड़वी सच्चाइयों का सामना किया जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग के कई प्रोजेक्ट्स आज भी अधूरे हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट्स की रफ्तार धीमी है। शहरी सेवाओं में कर्मचारी संकट, कई छोटे शहरों को अब भी योजनाओं से बाहर रखा गया है। सबसे बड़ी चुनौती है नवाचारों को आम नागरिक के जीवन से जोड़ना। मध्य प्रदेश का सपना है स्मार्ट शहर, टिकाऊ विकास और निवेश का गढ़ बनना। लेकिन सवाल ये है कि क्या घोषणाओं की उड़ान जमीन की सच्चाई से टकराए बिना ऊंची रह सकती है। इसका जवाब आने वाले वक्त में मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो
तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी जुड़े हैं। सत्येंद्र जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन केसरीवाल जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। आनंद जैन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अर्थशास्त्री लोकेश भारती जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। लोकेश भारती जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जैन जी, जिस ध्येय के साथ इस ग्रोथ कॉन्क्लेव को आयोजित किया गया था, क्या सरकार मानती है कि हम सारे टारगेट्स अचीव कर चुके हैं या आने वाले समय में करते दिखेंगे? हमारी सरकार का उद्देश्य है कि ईज ऑफ लाइफ हो। हमारे नागरिक देवो भव का जो मंत्र है जी, प्रधानमंत्री जी ने दिया है, हमारे वेदों में लिखा है, उसको हमने माना है। और मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी नागरिक देवो भव के मंत्र को, या हमारी जो जनता है वही हमारे भगवान है, ईश्वर है, मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता, उसके कल्याण कैसे करें, उसको सुखद जीवन स्तर कैसे प्रदान करें, और उसको उद्योग, निवेश, रोजगार और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो गाथा लिखना है, कि उसको स्वर्ण और कैसे अपलिफ्ट किया जाए, इस क्षेत्र में स्वर्णिम गाथा कैसे लिखें। उसी श्रृंखला में अगर देखें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो भोपाल में हुई थी, अभूतपूर्व हुई, हिस्टोरिक हुई, और जिसमें कि 31 लाख करोड़ का लगभग का निवेश प्राप्त हुआ था, और इतने ही लाख रोजगार के प्रस्ताव भी आए, और साथ ही साथ अनेक जो भारत के अंदर अनेक रोड शोज हुए हैं, अनेक जगह मीटिंग हुई, अभी 3 इस वर्ष में 3 हो गए हैं, बेंगलोर, सूरत और उसके बाद में लुधियाना। अब ये करने के उपरांत ही इंदौर में हमारा ग्रोथ कॉन्क्लेव हो रहा है। इसके पहले टेक कॉन्क्लेव हुआ था, तो टेक कॉन्क्लेव में भी हजारों करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। कुछ जो पहले से जो प्रस्ताव आए थे उनके भूमि पूजन हुए थे, उन इकाइयों ने अपना निर्माण कार्य प्रारंभ किया है। इसी प्रकार से इसमें भी आप देखेंगे ये जो फोकस वाला सेक्टर है जो आज हो रहा है ग्रोथ कॉन्क्लेव, उसमें शहरीकरण के लिए है, हमारा जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसके लिए है, और ये सारे जो केंद्र फोकस के केंद्र हैं उनको हमने लिया हुआ है, एआई को लिया हुआ है, सॉफ्टवेयर को लिया है, इनोवेशंस में अगर स्टार्टअप्स के लिए बात की जा रही है, और जो हमारा मध्य प्रदेश में हम कैसे नगरीय विकास को मूर्त रूप दे सकें। जिस प्रकार से भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने वाला है या इंदौर बनने वाला है, उसमें जो इंदौर के आसपास की जगह भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, इस तरीके से जो सभी जो रायसेन, इनको लिया जा रहा है, इंदौर के आसपास उज्जैन, देवास, इंदौर, तो इनको जोड़ा जा रहा है। तो एक निसंदेह जो हम नगरीय विकास में एक ऐतिहासिक स्वर्णिम इतिहास लिखने जा रहे हैं, जिस प्रकार से जो कैपिटल जो हमारे जो मेट्रोपॉलिटन रीजन्स होंगे, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे जो भगवान रूपी जनता की, क्यों तो उसके लिए। और जो उसमें जो शहरीकरण में जो परम आवश्यक है कि हमारे यहाँ पर सैनिटेशन भी ठीक रहे, जो बिल्डिंग्स बनती हैं उनका बिल्डिंग भी ठीक रहे, और पर्यावरण को भी हानि ना पहुंचे। किस प्रकार से हम इसे हरित की बढ़ाएं, एनवायरमेंट को भी बढ़ाते हुए ईज ऑफ लाइफ बढ़ा सकें, ईज ऑफ लिविंग बढ़ा सकें, उसके लिए ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है, और लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव भी इसमें प्राप्त हुए हैं। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को साधुवाद भी देता हूँ। जो अभी आज का जो फोकस है नगरीय विकास विभाग जो है, उसके मंत्री आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी वो है, और सारी कैबिनेट उसमें लगी हुई है। हमारी संस्कृति और पर्यटन मंत्री, पर्यटन नीति भी है। तो जो पर्यटन आता है, फिल्म बनती है, तो सबके लिए जो अनेक रोजगार भी आते हैं। हमने 1.5 दर्जन से ज्यादा हमारी जो पॉलिसीज हैं, उद्योग नीतियां हैं, पर्यटन नीति है, फिल्म नीति है, या हमारी जो और अनेक नीतियों को हमने बनाया 1.5 दर्जन से ज्यादा, उसमें काफी सब्सिडी भी मिल रही है निवेशकों को। और साथ ही साथ पिछले वर्ष हमने जो यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने, हमने उद्योग धंधों के लिए जमीन दी। 1 लाख एकड़ का जो हमारा बैंक है, इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है, वो तो सब है और सुविधाएं दे रहे हैं। 10 इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होते थे, आज 5 सैकड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हैं, और साथ साथ उन इंडस्ट्रियल एरिया में हमने रोड दिया, बिजली दिया, पानी दिया, वो सारी आधारभूत संरचना भी दी हुई है, वर्क फोर्स भी दिया हुआ है, और हमारे यहाँ पर राज्य का औद्योगिक बल भी बन गया है, सुरक्षा बल MPSIF बन गया है, मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल फोर्स, उससे की औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा भी प्रतिबद्धता बढ़ जाती है। तो ये सब हमारी सरकार में हमने दिया है, और निवेशक फ्रेंडली होते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो मैं बोल रहा था कि उद्योगों को जमीन दी, बिजली दी, पानी दिया, सब देने के साथ साथ उनको इन्वेस्टमेंट सब्सिडी भी हमने दी हुई है, हमने इंटरेस्ट सब्सिडी भी दी हुई है। तो निवेश के लिए बहुत बेहतर माहौल है, निवेशकों से 3,500 करोड़ कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सामंजस्य सरकार स्थापित कर रही है, जैसे कि सत्येंद्र जैन जी कह रहे हैं। आनंद जैन जी, लेकिन सरकार इतना कुछ बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ रही है,
फिर क्या लगता है मध्य प्रदेश में जो जमीन पर वो विकास दिखना चाहिए, जो निवेश दिखना चाहिए, क्या हम वो देख पाते हैं, उसके बहुत करीब हैं? और इस ग्रोथ कॉन्क्लेव से क्या उम्मीदें रखते हैं? सरकार का जो भी विजन है जी वो विजन तो बहुत अच्छा देते हैं जी पर जमीन पे वो फेल्यूर है। पिछले 20 साल में इन्होंने कई कन्क्लेव किए, कई इंडस्ट्रियल मीट्स की, कई कार्य किए और अभी ये शहरी विकास की बात कर रहे हैं। जी जी तो शहरी विकास की सो स्मार्ट सिटी में इंदौर और भोपाल आता है जहां बीआरटीएस की लाइनें लगी। बीआरटीएस को आज बंद करना पड़ा इंदौर और भोपाल में, जी। और पिछले 4 महीने में बीआरटीएस की बंद होने की घोषणा के बाद वो अभी तक हटाए नहीं गए। तो ये सरकार सिर्फ बातें करती है, घोषणाएं पटल पे लाने में इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई काम नहीं है। ये सिर्फ 12,360 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, सिर्फ करोड़ों में लोगों को, जनता को गुमराह करती है। अगर शहरी विकास की बात करें तो इंदौर भोपाल कहाँ खड़ा है सड़कों के मामले में, पानी के मामले में? बारिश होने से जरा सा डूब जाता है। तो मेरा ये कहना, आप अभी कन्क्लेव कीजिए, पर पिछली बार जो कन्क्लेव किया था उसका रिजल्ट क्या रहा? जी सिफर है जी। तो जनता को तो कोई फायदा नहीं मिला और आपने करोड़ों रुपए कन्क्लेव करके अपना मार्केटिंग करने के लिए पब्लिक को कि हम लोग 12,360 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाए, तो कैसे डेवलपमेंट होगा साहब? पिछले 20 साल से आपकी सरकार है, जरा से पानी में शहर डूब जाते हैं तो किस शहर विकास की बात कर रहे हैं आप? जहां बिजली आंख मिचोली की तरह आंख करती है कि आती और चली जाती है आज 20 सालों के बाद भी। तो ये मुझे नहीं लगता कि ठीक है, आप प्रयास करते रहिए, लोगों को गुमराह करते रहिए, पर ऐसे कांग्रेस के हिसाब से अगर देखें तो रिजल्ट सिफर है। और ये इसी तरह घोषणावीर के नाम से जिस तरह शिवराज जी जाने जाते थे, आगे जाके मोहन यादव जी भी इसी नाम से गूगल पे माने जाएंगे। लोकेश भारती जी, विजन बहुत अच्छा है सरकार का, ये तो विपक्ष भी कह रहा है कि विजन बहुत अच्छा प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन आज जो ग्रोथ कॉन्क्लेव हुई, कितना बड़ा विजन आप रहा इसे मानते हैं? और साथ ही साथ क्या हमारे शहर की बेहतरी के लिए एक माइलस्टोन ये कॉन्क्लेव स्थापित कर सकती है? देखिए अमित जी, मेरा हमेशा से मानना है कि पूरा अनुमान लगाना कभी भी एक अच्छा कदम नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग पुराने आंकड़ों की बात करें या पुराने आधारों पे हम लोग चलें तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो वर्तमान में हमारी सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसी चैनल पे आपको याद होगा हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स के लिए या फिर रीजनल इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो है डिबेट की और मैंने डेटा सहित आप लोगों को बताया। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि कम से कम हम प्रयास कर रहे हैं, हम लोग प्रयासरत हैं। ठीक है, तो क्या हमें इसे नहीं देखना चाहिए? नंबर एक चीज। दूसरा कि अभी मैं अपने साथी मित्रों को सुन रहा था तो उसमें कहा गया कि क्या इन्वेस्टमेंट आई और इन्वेस्टमेंट अगर हुई तो उसमें कितना हुआ। तो कुछ डेटा आप लोगों के साथ में मैं साझा करना चाहूंगा कि जैसे अगर हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करें तो लगभग 30.77 लाख करोड़ के जो है एमओयू साइन हुए। धरातल पे कितने हुए जब सरकार रिपोर्ट आएगी आपको बता देंगे। दूसरा, रीजनल इन्वेस्टर जो समिट हुई, कॉन्क्लेव हुआ, उसमें उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा अच्छे बड़े लेवल पे जो है पैकेजेस अलॉट किए गए। और क्या होता है इस चीज को देखिए आपको समझना होगा, हमारे दर्शकों को भी समझना होगा कि अगर सरकार कोई कॉन्क्लेव कर रही, चाहे वो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव करे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए करे, है ना, तो इंडस्ट्रीज में जब इन्वेस्टमेंट होती है तो ये ऐसा नहीं है कि आपने फेयर एंड लवली लगाई और कल गोरे हो गए आप। ठीक है, मैं अभी वर्तमान की सरकार की बात कर रहा हूं, पिछले बार देखिए मैं भूत की बात नहीं करता, वर्तमान में रहना पसंद करता हूं और भविष्य की हम लोग चिंता करें लेकिन अति में ना करें। तो मुद्दे की बात पे आते हैं। तो इंडस्ट्रीज में जब इन्वेस्टमेंट होती है तो इट विल टेक टाइम। ठीक है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जो बच्चा 7 महीने में या 9 महीने में पैदा होता है वो 1 महीने में नहीं हो सकता। तो हमें जो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा की जा रही है, रीजनल समिट्स की जा रही है, उसको समय देना पड़ेगा। अब क्या हमारे पास उतना समय है? देखिए इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो क्या मांगती हैं? वो आपसे मांगती हैं सेमी स्किल्ड लेबर। हमारे पास में वर्तमान में मध्य प्रदेश के पास एक पोटेंशियल है कि हम लोग एक एग्रीगेन या फिर हम लोग कृषि प्रधान राज्य हैं, और कृषि प्रधान राज्यों में क्या होते हैं, जो अनस्किल्ड लेबर ज्यादा होते हैं, तो हम ज्यादा चीजें ले सकते हैं इंडस्ट्रीज में। एक फायदा है, तो जो लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी में या इंग्लिश में जिसको डिसगास्ड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, वो एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे इंडस्ट्रीज में। नंबर एक चीज। दूसरी चीज कि किसी भी इकोनॉमी की जो बैकबोन होती है, अगर वो एग्रीकल्चर है
तो वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो मील का पत्थर साबित होता है। अगर आपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया तो आने वाले जो सर्विस सेक्टर्स में ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली होगी। अभी क्या है, मैं इसी साल की आपको बात बता रहा हूं और बाकी दर्शक भी सुने कि इंडस्ट्रीज की जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 13.95% है। सर्विस सेक्टर का कम है सर इस बार, अमित जी, है ना। और ये मैं पीआईबी की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। तो मतलब एक फेज कभी होता था जब हम लोग पढ़ते थे और आज भी हम लोग पढ़ते हैं कि इंडस्ट्रीज में ग्रोथ नहीं है, सर्विस सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ है। और इसी इंडस्ट्रीज ने इंडिया के अंदर जो पीआईबी की रिपोर्ट्स में बता रही है कि इंडस्ट्रीज ने टेक ओवर किया है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी सोच कहीं ना कहीं पर यह है कि क्यों ना इंडस्ट्रीज को पहले लाके सर्विस सेक्टर को सपोर्ट किया जाए और जो एग्रीकल्चर में लोग कार्यरत हैं उनको भी उससे हेल्प मिले। तो मध्य प्रदेश जो कि हमारा एक उन राज्यों में आ रहा है जिसको हम डेवलपिंग स्टेट्स बोल रहे हैं, इसका जो बजट है सरप्लस है। तो हमें इसको भी देखना चाहिए कि हम उन चुनिंदा राज्यों में आते हैं जिनके बजट सरप्लस नहीं है ना। तो हमें जो अच्छी चीजें हैं उसको भी देखना चाहिए। और सही बात है बिल्कुल कि अपोजिशन का काम है वो अपोज करे ताकि दूसरे लोग भी जो है इससे क्या हो, जागरूक हो। लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो हमारे पास में मुनाफा आ रहा है कि सरकार उसको बाइफर्सिकेट कर रही है। एज ए इकोनॉमिस्ट जो मैं देख रहा हूं कि बाइफर्सिकेशन तो सर हो रहा है। हम लोग अब जो है इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रहे हैं। आप देखिए जो गाय है ना, उसको फोकस करके हम लोग क्या कर रहे हैं, मिल्क प्रोडक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया में जो है मिल्क प्रोडक्शन में हम अग्रणी हैं देश के मुकाबले में। देखा जाए राज्य में हमारी भूमिका जो है भविष्य में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये ऐसे फैसले हैं आप कह सकते हैं जो आज आपको हो सकता है लग रहे हो कि इससे क्या ही होगा, लेकिन ये यकीन मानिए इस चीज का कि जब गुजरात में इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक इसी तरीके से डिबेट चल रही थी कि हमें तो एग्रीकल्चर पे ध्यान देना चाहिए, हमें रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। और आप देखिए कि 10 साल में और 12 साल में जो गुजरात की पिक्चर बदली, उसके बाद में आज भी वर्तमान में गुजरात को पीछे पलट के देखना नहीं पड़ा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश है सरकार को भी और हमारे जो दर्शक है उनको भी कि आप थोड़ा समय दीजिए, है ना। जब मुझे लगेगा कि अपने लेवल पे मैं क्या कर सकता हूँ राज्य के लिए या कैसे उनको हेल्प कर सकता हूं, मैं हमेशा तैयार हूं। और उसी के साथ साथ हमें राज्य को ऐसे देखना चाहिए कि क्यों ना हम गुजरात के मॉडल को मध्य प्रदेश में देखें और ये जो कॉन्क्लेव है उसके लिए थोड़ा सा समय हमें दे के सरकार की मदद करना चाहिए और उनके कदम से कदम मिला के उनके साथ में चलना चाहिए। सर सत्येंद्र जैन जी, समय की बात आ रही है, सरकार भी कहती है कि लगातार की कोई भी बड़ा काम होता है तो समय लगता है जमीन पर उतरने में जब विपक्ष आरोप लगाता है, लेकिन सरकार इन कॉन्क्लेव्स को लेकर किस तरह की डेडलाइंस निर्धारित कर चुकी है। और दूसरी बात, एक और चीज जो सामने आई है वो ये है कि मंच से कई बार घोषणाएं तो बड़ी हुई हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जमीन पर उसका उतना असर नहीं दिखता। तो क्या आप मानते हैं कि कहीं पर कोई कमी है, कोई चुनौती सरकार के सामने भी है अभी? देखिए, हम चुनौतियों से लड़ते हैं और जनता को हमने केंद्र में रखा हुआ है। जनता को हमने भगवान रूपी मान के रखा, मध्य प्रदेश को मंदिर। और हर चुनौती से लड़ करके हम जीतते हैं, विजयश्री प्राप्त करते हैं और जनता के दिलों को भी इसीलिए हमने जीता हुआ है। और जनता की जो सेवा करते हैं तभी 25 साल से लगातार ये भगवान रूपी जनता बार बार भाजपा को आशीर्वाद दे रही है। और अब यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी हर एक स्टोन को टर्न कर रहे हैं जिसमें कि जन कल्याण हो। अगर आज नगरीकरण की बात हो रही, शहरीकरण की बात हो रही है, तो शहरीकरण में हम उच्च कोटि की सुविधाएं कैसे दें। ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर 2000 करोड़ का बजट नहीं होता था शहरीकरण का, आज लगभग 20,000 करोड़ रुपए हम शहरीकरण में खर्च करते हैं ये एनुअली। ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर 1 दर्जन नगर निगम नहीं हुआ करते थे, आज 20 के आसपास नगर निगम है। ये वही हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 350 से ज्यादा नगर परिषद हो गई है। नगर पालिका, नगर परिषद, ये सब गांव बना के रखे हुए थे कांग्रेस ने। हमने उनको ग्राम पंचायत से नगर परिषद में नगर पंचायत और नगर पालिका जो नगर परिषद थी उनको नगर पालिका में परिवर्तित किया है और उनके नगरीय विकास को हमने अर्बनाइजेशन को बढ़ाया है। और यही कारण है कि यह मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता बार बार हमें आशीर्वाद दे रही है। मैंने आपको बताया इंडस्ट्रीज में 3,500 करोड़ रुपए, 1-2 करोड़ रुपए नहीं, 3,500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, अनेक प्रकार की सब्सिडी हमने दी है। इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी ये उद्योगपतियों को दी है। और अभी हमारा जो इंडस्ट्रीज का जो बजट है 3,200 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया हुआ है इस वर्ष के। और इस वर्ष को हमने उद्योग और रोजगार वर्ष समर्पित किया हुआ है। उद्योग रोजगार वर्ष समर्पित करने से हम जगह जगह उद्योग के कार्यक्रम कर रहे हैं, निवेश के प्रस्ताव बुला रहे हैं, नए निवेश की शिलान्यास हो रहे हैं और जो उद्योग बन जाते हैं उनमें निर्माण भी होना प्रारंभ हो गया है। साथ साथ रोजगार के मेले लगा करके करोड़ों
ये 1.25 करोड़ से ज्यादा मध्य प्रदेश के पात्र जो नागरिक हैं, उन नागरिकों को हम 1.25 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को पिछले 3.5 सालों में रोजगार दे चुके हैं और 80,000 करोड़ रुपए की राशि हमने उसमें दी हुई है, सहायता के तौर पर, ऋण के तौर पर, अनेक योजनाओं के माध्यम से। साथ ही साथ हमने 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी हुई है और आगे भी हम आने वाले सालों में 3 सालों में हम 2,70,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देने की हमारा प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री जी ने प्रकट की है। पहले 2.5 लाख थी, अब वो बढ़कर के 2.25 लाख, वो 2,70,000 से ज्यादा हो रही है, लगभग 2.25 लाख। और अगले आने वाले वर्ष में हम 1 लाख सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। अभी कल ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने ही निर्णय भी लिया है। तो ये अनेक कार्य हम कर रहे हैं रोजगार के लिए। प्रधानमंत्री जी ने भी 10 लाख रोजगार दे चुके हैं, हर महीने सरकारी रोजगार 10 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। और अगर सरकारी और हम टोटल रोजगार की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी की अनेक योजनाओं के द्वारा, जो चाहे वो हाईवेज बने हैं, चाहे वो घर बने हुए हैं 4 करोड़, चाहे वो 3 करोड़ के करीब बिजली कनेक्शन दिए हुए हैं, 10 करोड़ से ज्यादा हमने उज्ज्वला के कनेक्शन दिए हुए हैं, या 13 करोड़ से लगभग शौचालय बने हुए हैं। तो ये और जो रोड बने हैं, जो बिजली के काम हुए अनेक जगह, जो आधारभूत संरचना विकास हुआ उसमें रोजगार दिया। और लगभग अनेक संस्थाओं की रिपोर्ट आ गई, उसमें लगभग 80 करोड़ का रोजगार दिया हुआ है। ईपीएफओ का डेटा जो हमारे अर्थशास्त्री हैं लोकेश जी भी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। और उसमें देखिए जो रोजगार है, जो संस्थागत रोजगार होता है, जो संगठित रोजगार होता है और असंगठित रोजगार होता है, संगठित क्षेत्र जो है पूरे रोजगार में मात्र 5% की भूमिका रखता है। उस 5% को गवर्न करता है ईपीएफओ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। उसने भी बताया कि पिछले 10 सालों में 17 करोड़ रोजगार जनरेट हुए हैं। तो ये काम हमारे यहाँ 17 करोड़, तो हमने मात्र 5% में ईपीएफओ कहता है, तो करोड़ों रोजगार हमने हमारी केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ने दिए हैं और देते जा रहे हैं। और लाखों सरकारी नौकरी दिए, आगे भी देंगे। तो हम पलक पांवड़े बिछा करके नगरीय निवेश को बढ़ावा देंगे। और हम जो अर्बन, थोड़ा सा मेरे को भी मौका दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि शायद सबसे कम मौका मेरे को मिल रहा है, क्योंकि ये भाषण पढ़ने लग गए। नहीं बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी के पढ़ने लग गए, सब्जेक्ट पे बात नहीं कर रहे हैं। जनता पढ़ा रही है, आपको जनता पढ़ा रही है, लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते, आप अनपढ़ और गंवार रह रहे हो। हम क्या करें उसमें? हमें 25 साल से बार दे रहे हैं, कोई हमने आपातकाल नहीं लगाया। इनको बोलिए, मैं पहले भी डिबेट में बोल चुका हूं कि इनको थोड़ा तमीज सिखाइए, क्या बोलना चाहिए, शब्दों का सिखाइए और सब्जेक्ट पे बात कीजिए। सत्येंद्र जी, आप अपनी औकात दिखाइए, आप तमीज से बात करना। ठीक है, हम शब्दों का ध्यान रख रहे हैं बिल्कुल इस पूरे पैनल पे। जी चलिए, आनंद जैन जी, सरकार कह रही कि हमने निवेश के लिए बहुत कुछ किया है, प्रदेश में रोजगार के अवसर भी इससे सृजित होंगे, लेकिन सवाल फिर वही है कि इसमें वक्त लगेगा। तो कांग्रेस क्या मानती है कि क्या समय रहते समय इसमें और लग सकता है, निवेशों का जो असर है वो मध्य प्रदेश पर दिख सकता है? नहीं, मेरी बात देखिए, हम 20 साल से जनता इनको मौका दे रही है, तो फिर बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा क्यों? जी, प्रति व्यक्ति कर्जा क्यों बढ़ा? प्रदेश पे हर वक्त कर्जा क्यों लेना पड़ रहा है? स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री डेवलपमेंट की ये बात करते हैं, आधे से ज्यादा इंडस्ट्री एरिया बंद पड़े हैं। और मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी इंडस्ट्रियल एरिया बता दीजिए जो इन्होंने इनके कार्यकाल में बनाया हो। कांग्रेस के समय देवास, पीथमपुर, कांवे रोड इंडस्ट्रियल एरिया, मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया, ऐसे प्रदेश के 4 से 5 बड़े इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित बने थे। बीजेपी एक उदाहरण बता दे कि इन्होंने पिछले 20 साल में एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया हो और वहां इतनी इंडस्ट्री के लाए हो और वहां इतने रोजगार सृजन किए हो। ये 2 लाख पद तो अभी देने की बात कर रहे हैं। इसमें इन्होंने मोदी जी की भी स्कीम जोड़ ली, प्रदेश की भी जोड़ ली, तो फिर ये कर क्या रहे हैं? ये आपस में गालमेल क्यों कर रहे हैं? इतने करोड़ों में बोल रहे हैं, आंकड़े में दिखाने में भारतीय जनता पार्टी फेमस है। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, खरबों रुपए बताने की बात करी, पर जमीन जनता पे कहाँ है? जमीन पे कहाँ है चीजें? आज रोडों की हालत देखिए शहरों की, पूरा पेपर बता रहा है, पूरा मीडिया बता रहा है। टोलों की हालत क्या है? आप टोल टैक्स भी वसूल रहे हैं, गाड़ियों का टैक्स भी वसूल रहे हैं, जीएसटी भी जनता से वसूल रहे हैं, दूध पे, घी पे, चाय पे, पनीर पे, इवन शमशान पे। तो उसमें आप क्या कर रहे हैं? इसका ग्रोथ कहाँ है? और उसके बाद भ्रष्टाचार का जो परसेंटेज बढ़ा है, 40% भ्रष्टाचार कमीशन में जाती है चीजें। तो डेवलपमेंट की तो आप बात ही क्या कर रहे हैं और कर कहाँ रहे हैं डेवलपमेंट? आप एक शहर बताइए जो आपने मॉडल के रूप में डेवलप किया हो पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल में। चलिए, अभी मोहन यादव जी को 2 साल हो गए। उज्जैन की बात कर रहे हैं आप, उज्जैन रोड पे अभी जाके देखिए सर कि उज्जैन रोड की क्या हालत है। तो अगर आप जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिस जगह से आप चुने गए हैं,
बाबा महाकाल की नगरी के आप बहुत बड़े सेवक हैं, तो उसकी हालत तो देखिए आप अभी जाके वर्तमान में। तो जब आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी बातें, करोड़ों की स्कीमें तो मैं भी पढ़ सकता हूँ कि कांग्रेस ने क्या क्या किया पिछले 60 सालों में, पर उससे कोई मतलब नहीं। अभी वर्तमान में इनकी सरकार है, ये एक फेल्यूर सरकार है, घोषणावीर सरकार है, इनका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। ये सिर्फ लाडली बहनाओं को पैसा देंगे और अपने वोट बैंक कवर करेंगे, और उसके अलावा बाकी कोई काम इन्होंने युवाओं के लिए नहीं किया, किसानों के लिए नहीं किया, बेरोजगारों के लिए नहीं किया, इंडस्ट्रीज के लिए नहीं किया। और जो भी डेवलपमेंट किया है इंडस्ट्री लोगों ने अपने सोर्सेस से, अपने दमखम पे, अपनी पॉलिसीज के हिसाब से किया है। गवर्नमेंट का, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का उसमें कोई भी रोल नहीं है। ये पक्की बात है कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल के दोस्त हैं। हाँ। मैं भी इंडस्ट्री चला चुका हूं, तो मुझे मालूम है कि ये जितनी बातें करते हैं ये सिर्फ घोषणा की और औपचारिक बातें होती है। बाकी धरातल पे अगर इतना काम होने लगे तो शायद आज मध्य प्रदेश पिछले 20 साल में कहां होता, भोपाल कहां होता, इंदौर कहां होता। इंदौर तो कैपिटल है, आज इंदौर की क्या हालत कर दी इन लोगों ने, पूरा शहर डूब जाता है पानी में। BITS को बंद इनको करना पड़ा, पानी की व्यवस्था नहीं, बिजली की व्यवस्था, जब बेसिक सुविधाएं की बात कर रहे हैं और ये बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। और मैं इसमें एक शॉर्ट में बताऊं आपको, ये इनक्लेव इसलिए किया जा रहा है कि इनके जितने प्रॉपर्टी से संबंधित मित्र हैं बड़े, वो आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, जमीनें खरीदे और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व होके पैसा कमाए। ये इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य है। अच्छा लोकेश भारती जी, बहुत बड़ा आरोप तो ये है सरकार पर, लेकिन क्या आप प्रैक्टिकली इसे देखते हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है? और दूसरी बात, हमारे लिए जो शहर के विकास की नीति है उसे आप कितना कारगर मानते हैं? देखिए, हमारा भारतीय संविधान जो है वो इतना सशक्त है कि अगर इतने बड़े लेवल पे कुछ होगा तो आज नहीं तो कल तो चीजें सर सामने आ ही जाएंगी, है ना। तो पर्दे के पीछे क्या हो रहा है उसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। आज हमारा जो मुद्दा था वो ये था कि जो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव है उससे मध्य प्रदेश को कितना फायदा मिलेगा। देखिए, मैं आपसे फिर कहूंगा अमित जी कि मैं किसी पार्टी के समर्थन के लिए या किसी के अपोजिशन के लिए या अपोज के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो वर्तमान में जो डेटा, सरकार का जो डेटा आ रहा है सामने, वो तो यही इंडिकेट कर रहा है कि हर लेवल पे प्रयास सरकार कर रही है। जो मैंने बताया, एक समय है, समय सीमा है, अगर उसके बाद में रिपोर्ट्स आएंगी तो वो आपको एक ज्यादा बेहतर, आप कह सकते हो कि नजरिया दे पाएंगी। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें या फिर हम लोग जो जॉब क्रिएशंस की बात करें तो बैलेंस आउट है। जैसे 60% जो लोग हैं वो वर्कफोर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट है। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें आप लोग देखेंगे 58% लोग जो हैं वो कार्यरत हैं। मतलब 2% का जो है खेल है पूरा का पूरा। और हमें ये मानना होगा, जैसे माननीय सत्येंद्र जैन जी अभी समझा रहे थे, तो समझना होगा इस चीज को आपको कि सरकार जो है वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उस 5% के दायरे में ही वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है। और हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों है, और ज्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है वो अनऑर्गेनाइज्ड में ही मिलती है। सरकार प्रयासरत होती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कि क्यों ना हम लोग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लेके आए। अब उस 5% के दायरे में जितनी गवर्नमेंट जॉब है ना वो क्रिएट कर पाए, लेकिन नहीं आ सकते ना, आपको भी समझना होगा। ठीक है, कितना भी हो जाए, जो आईएएस हैं वो 1 करोड़ आईएएस तो बना नहीं सकते। तो जो करना है, जो इस तरह की चुनौतियां हैं उससे पार पाने के लिए लगातार वो प्रयासरत है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।